पुष्कर सिंह धामी जी ने दूध के कप का रखवाला तो बिल्ला बना रखा है, उसकी जांच कहां से होगी? अंकिता भंडारी के हत्या के केस में पहले दिन से सरकार दोषियों के साथ खड़ी साफ नजर आ रही है। घुड़सवार सही हो तो घोड़े को सही लाइन पे चलना पड़ेगा। घुड़सवार को ही पता नहीं कि घोड़े को कैसे चलाना है, तो फिर घोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जाएगा ही। सबसे निकृष्टतम अगर कोई काम है तो वो है नौकरियों को बेचने का काम। और जिस सरकार के मंत्री इस काम में लगे हों, तो मैं समझता हूं कि कैसे उत्तराखंड के लोग ऐसी सरकार को स्वीकार कर रहे हैं, ये भी अचरज की बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आज हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, जिनसे हम जानेंगे कि उत्तराखंड के अंदर जो आज की डेट में तमाम मुद्दे चल रहे हैं उनको लेकर इनकी क्या कुछ राय। सबसे पहले सर, उत्तराखंड तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, धन्यवाद। आपको भी नमस्कार और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। गोदियाल जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं उत्तराखंड के अंदर अगर हम ज्वलंत मुद्दों की बात करें तो एक नहीं है, कई सारे हैं। तो शुरुआत हम करते हैं अंकिता केस को लेकर ही, क्योंकि उत्तराखंड की बेटी है और उसको न्याय मिलना जरूरी है। तो अंकिता केस की अगर हम जांच की बात करें, हाई कोर्ट में हम देख रहे हैं कि वहां भी हियरिंग चल रही है। तीसरी हियरिंग 18 तारीख को हुई, और तो ऐसे में जांच ये कहाँ जा रही है आपके हिसाब से? क्या लग रहा है इस केस को लेकर? क्या देखिए, अंकिता भंडारी के हत्या के केस में पहले दिन से सरकार दोषियों के साथ खड़ी साफ नजर आ रही है। पहले दिन से मेरा तात्पर्य ये है कि पहले ही दिन जब ये बात पता चली कि उसकी हत्या हो गई है और उसके बाद वो सरकार के संरक्षण में उस घटनास्थल को तोड़ा जाना, सबूतों को मिटाया जाना, ये पहले दिन से बहुत क्लियर बात है कि ये लग रहा है कि सरकार दोषियों के साथ खड़ी है, अब आरोपियों के साथ खड़ी है, जो आरोपी हैं उनके साथ खड़ी है। जैसे जैसे पता चला कि आरोपी बीजेपी से बहुत नज़दीकियां उनकी रही हैं, बीजेपी सरकार में राज्य मंत्री रहे, उनके बरसों के बीजेपी के साथ संबंध रहे, तो शक होना लाजमी है। और आज उत्तराखंड का बच्चा बच्चा इस आशंका से ग्रसित है कि अंकिता भंडारी के हत्याकांड में सरकार अपनी पूरी ताकत का प्रयोग करके, अपने पूरे ताम झाम, जो सरकार का पुलिस का फोर्स है, जो सरकार की इंटेलिजेंसी की फोर्स है, उन सबका उपयोग करके सरकार उस केस को, आरोपियों को बचाने के लिए केस को डाइवर्ट करने का काम कर रही है। मैं आपको बता दूं, कोई भी सरकार हो वो घटनास्थल को सुरक्षित रखती है जब तक कि पूरे सबूत न मिल जाएं, या उसको तहस नहस करके तोड़ देती है। और उसके बाद तहस नहस करके ये कहना कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, हमारी सरकार बजरंगबली है कि हमने उस घटनास्थल को तोड़ दिया, ये कहाँ का न्याय है? आज वो बात सामने आ रही है, कोर्ट कह रहा है कि एक भी फॉरेंसिक्स नमूना एक भी नहीं लिया गया। कहाँ से लेंगे? वो कमरा तो तोड़ दिया, वो बिस्तर स्विमिंग पूल में तैरता हुआ मिला, वो तमाम चीज़ें जो 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 एविडेंस के रूप में जिनको सुरक्षित रखा जाना चाहिए था, वो सरकार ने उसी रात को समाप्त कर दिया था। उसके बाद आग लग जाना। तो मैं पहले दिन से इस बात को कह रहा हूँ कि इसमें सरकार के हाथ इस हत्याकांड में खून से लथपथ हैं। सरकार इसमें निश्चित रूप में दोषियों को बचाने के एवज में, दोषियों को बचाने के चक्कर में अपने हाथ भी रंग दिए सरकार ने इस हत्याकांड में। तो हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, हम इसको बिल्कुल माफ़ नहीं कर सकते और उत्तराखंड का बच्चा बच्चा ऐसी सरकार को माफ़ नहीं कर सकता। ठीक है, अगला सवाल है, दूसरा मुद्दा जो सबसे ज्यादा जोर पकड़ा हुआ है वो है यूके SSS का। एक तरफ हमने देखा कि बैक टू बैक जो है अरेस्टिंग यहाँ पर होती है, और भुवन कापड़ी जी हमने देखा उन्होंने कोर्ट में याचिका भी दी थी, लेकिन कोर्ट वहां पर यही कह रहा है कि जो है जब जांच चल रही है और अरेस्टिंग यहाँ पर हो ही रही है तो जांच की क्या जरूरत है, तो याचिका खारिज कर दी गई है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जो अरेस्टिंग हुई थी उनमें जो बड़े बड़े भी नाम थे, एक सोल्यूशन जो कंपनी है खुद, उसका भी जो बंदा, वो भी कहीं ना कहीं इन लोगों को बेल मिलती जा रही है। तो यूके SSC की जांच को लेकर आपका क्या कहना? देखिए, मेरी बात सुनिए, अगर यूके SSS का मामला ही नहीं है, मामला इससे भी बढ़कर और है। अगर उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के मामले में नौकरियों को बेचने का कारोबार सबसे नंबर 1 पर है, उत्तराखंड के मंत्रीगण नौकरियों को बेचने का कारोबार चला रहे हैं अपने घरों से। भुवन कापड़ी जी ने ये जो रिट वहाँ पर दायर की थी, मैं समझता हूँ कि उन्हें फिर इसको कोशिश करके और इसमें रिसर्च करके रिट को दोबारा माननीय न्यायालय में ले जाना चाहिए, क्योंकि न्यायालय ने ये कहा होगा कि, जो मैं समझता हूँ कि भाई इस पे जांच चल रही है, और जांच चल रही तो सीबीआई की जांच क्यों चाहिए? लेकिन सीबीआई की जांच इसलिए चाहिए कि नंबर 1 बात, ये एक स्टेट का मामला नहीं है, इसमें अरेस्टिंग लखनऊ से भी हुई है, अन्य राज्यों से भी हुई है, तो ये बहुत
राज्यों के बीच फैला हुआ एक स्कैंडल है। नंबर 2 बात कि सिर्फ यूके ट्रिपल एससी की बात नहीं है, कापड़ी जी ने यूके ट्रिपल एससी रखा होगा, लेकिन हमारे पास अन्य विभागों के सबूत भी हैं जिसमें ये बातें हैं कि नौकरियां बेची जा रही हैं। आपको पता होगा बीजेपी के ही विधायकों ने इससे पिछली बीजेपी की सरकार में 1-1.5 साल पहले ये शिकायत की थी मुख्यमंत्री को कि सहकारिता विभाग में 15-15 लाख में नौकरियां बेची जा रही है। अपने लेटर हेड में शिकायत की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद अब जब जांच बैठी, अब इस सरकार में जब दोबारा सरकार बनी, इसमें जांच बैठी, तो 3 बार वो जांच रिपोर्ट मंत्री के टेबल पे आ गई है, लेकिन मंत्री ने उसको जांच में उस पर कार्रवाई करने के बजाय वो अनऑफिशियली वो फाइल वापस कर दी कि इतनी जल्दी क्या पड़ी है तुमको मेरे पास लाने की फाइल। 3 बार वापस हो गई है, मेरी जानकारी है, 3 बार वापस हो गई है। ये सब तथ्य माननीय न्यायालय में रखे जाएंगे तो निश्चित रूप में सीबीआई जांच होगी। क्या न्यायालय ये कहेगा कि हाँ ठीक है, मंत्री जी ने ठीक किया, ये वापस नहीं लेके जा, ये रिपोर्ट वापस कर दिया, अच्छा किया, ऐसा तो नहीं कहेगा ना, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। ये बातें माननीय न्यायालय में रखनी पड़ेंगी, तब न्यायालय कहेगा कि हाँ ये सरकार पर हमें भरोसा नहीं है कि सरकार जांच कर रही है, इसलिए इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे निकृष्टतम अगर कोई काम है तो वो है नौकरियों को बेचने का काम, और जिस सरकार के मंत्री इस काम में लगे हों तो मैं समझता हूं कि कैसे उत्तराखंड के लोग ऐसी सरकार को स्वीकार कर रहे हैं, ये भी अचरज की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी कहते हैं कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ 0 टॉलरेंस की सरकार है। सरिता जी, मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को, और आपको भी पूछना चाहता हूं, क्योंकि सब लोग मिलकर हम उस राज्य के हितैषी लोग हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार अगर टीम का कोई व्यक्ति करे तो क्या वो मान्य है? मतलब उसकी तरफ क्या आंखें मोड़ देनी चाहिए? मेरी टीम का व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है तो मेरे पे बात आएगी ना, और मैं अगर उससे आंख मोड़ दूं कि नहीं वो तो मैंने नहीं किया, मेरे ड्राइवर ने किया या मेरे स्टाफ ने कर दिया, और मैं उसको अपने साथ लगा के रखूं, तो ये तो बात ये समझ में आती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे मंत्रियों से जो ऐसे भ्रष्टाचारों में लिप्त हैं आंखें बंद कर रखी हैं। मैंने सुना कि हजारों करोड़ रुपया कोऑपरेटिव बैंक का शेयर मार्केट में लगा दिया और वो 0 हो गया, पैसा भूस हो गया। ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? इसलिए उत्तराखंड राज्य को ये नोचने में लगे हुए हैं, जहां एक और बेरोजगार रोजगार के सपने देख रहा है, एक हमारी माताएं बहनें अच्छे दिनों का सपना देख रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो ये सपना दिखाया। क्या ये अब बोलेंगे अमित शाह जी इसको भी बोलेंगे कि ये भी एक जुमला था कि अच्छे दिन आने वाले हैं? तो अच्छे दिनों का सपना देखकर इस प्रकार लूटने पे लगे हुए हैं जिस उत्तराखंड को। पुष्कर सिंह धामी जी को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, इस उम्र में उनको बड़ा आशीर्वाद मिला है उत्तराखंड की सेवा करने का, उन्हें जो आदेश मिला है उनके हाईकमान से। मैंने ये सोचा था कि निश्चित रूप में ये कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है जिस प्रकार से उन्होंने मंत्रियों के भ्रष्टाचार के प्रति आंखें बंद कर दी हैं। मैं समझता हूं कि मुझे आगे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कि अच्छा भविष्य नहीं लग रहा है कि कुछ अच्छा ही कर पाएंगे। हमने देखा था सहकारिता विभाग में जो घोटाले को लेकर आप पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके पास गए थे जांच को लेकर कि इसमें जांच होनी चाहिए। कुछ काफी महीने आई थिंक हो चुके हैं, क्या स्टेटस है? कुछ नहीं हुआ, मेरी जांच चल रही है। आपकी जांच चल रही है? मैं आपको पूरा सिचुएशन बताऊं, मैंने सहकारिता विभाग में इन जो मैंने अभी आरोप लगाए, मैंने इन आरोपों को उस समय लगाया था कि भाई ये नौकरियों को बेचने का काम कर रहे हैं। सहकारिता मंत्री ने वर्तमान के कोई एक सदस्य हैं, उनके भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो मंदिर समिति में सदस्य हैं, उनसे एक कंप्लेंट लिखवाई अपने नाम, जबकि वो उस विभाग के मंत्री नहीं है, लेकिन अपने नाम एक कंप्लेंट लिखवाई कि गणेश गोदयाल के टेन्योर में यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है और उसकी जांच होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ सरिता जी कि भ्रष्टाचार चाहे मैंने किया चाहे किसी ने किया, अगर आरोप लगा है तो उसकी जांच होनी चाहिए। करेक्ट, मेरी भी जांच हो, लेकिन मैंने तो ये कहा था कि जांच पहले मंत्री की हो ना, मैं मंत्री पे आरोप लगा रहा हूँ, उसकी भी तो जांच हो। तो उसकी तो जांच नहीं हो रही है, मेरी जांच चल रही है और मैं इंतजार कर रहा हूँ वो जांच करें तो सही। मैं सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़ूंगा। अगर कोई राजनीतिक कारणों से जबरदस्ती मुझ पर कोई चीज़ लगा दी जाए, इल्ज़ाम लगा दिया जाए, तो मैं ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर मनसा माननीय मुख्यमंत्री जी की मनसा होती कि भाई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, तो कोई बात नहीं, मेरी जांच करते, लेकिन उस मंत्री की भी जांच कराते ना, पहले उस मंत्री से रिजाइन लेते। क्या ये हो सकता है कि ये दूध का कप है और इस दूध के कप का रखवाला हम बिल्ले को बना दें? तो पुष्कर सिंह धामी जी ने दूध के कप का रखवाला तो बिल्ला बना रखा है, उसकी जांच कहाँ से होगी? उसको उस बिल्ले को हटाना पड़ेगा पहले, तब ये दूध सुरक्षित रह पाएगा, तब इस दूध की जांच होगी कि भाई दूध में कुछ मिलावट तो नहीं है।
जिससे विभाग में मतलब घोटाला है, और उसी विभाग में जो मंत्री हैं, अगर वो आप कह रहे हैं कि अगर वो बने रहेंगे तो कैसे जांच हाँ, निष्पक्ष हो पाएगी? स्वाभाविक है। कैसे? सहकारिता आपके सामने है। मेरी जानकारी है कि 3 बार सचिव ने वो फाइल मुख्यमंत्री जी को मंत्री जी को, सहकारिता मंत्री जी को भेज दी। सहकारिता मंत्री जी ने वापस कर दी। और मेरी ये भी जानकारी है कि अब लास्ट में उस फाइल में ये टिप्पणी अंकित है कि माननीय मंत्री जी बाहर होने के कारण ये फाइल वापस कर दी गई। मतलब लास्ट में ये उसमें लिखा गया। अगर अगले एक सवाल की बात करें विधानसभा भर्ती घोटाले की, तो एक तरफ इसको लेकर भी एक कमेटी बनी थी जो कि जांच कर रही थी, और उसके बाद कोर्ट का भी निर्णय यहाँ पर आ गया। आपका क्या कुछ कहना है? क्योंकि इस बीच हम सुन रहे थे कि जो गोविंद सिंह कुंजवाल हैं वो भी कुछ इस तरह के बयान दे रहे थे कि मैंने भी अपने बेटे बहू को लगवाया। तो ये दोनों ही पार्टियों में इस तरह की चीजें रही हैं, कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि विधानसभा में जो भर्तियां हुई, वो भर्तियों से उन भर्तियों को अन्य विभागों की भर्तियों से अलग नहीं किया जा सकता। भर्तियां सब एक तरह की होती हैं, पर चूंकि विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष को एक विशेषाधिकार है कि वो अपने विवेक पर निर्णय करके उन भर्तियों की प्रक्रिया तय कर सकते हैं। अन्य विभागों में ऐसा नहीं है। दूसरा, जो गोविंद सिंह कुंजवाल जी ने जो भर्ती किए थे और अब जो प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जो भर्ती की, उनमें एक बेसिक फर्क है। गोविंद सिंह कुंजवाल जी के समय वो पद सृजित थे जिन सृजित पदों पर भर्तियां की गई। ठीक है। वो एडवर्टाइज नहीं हुए, विवेक के आधार पर उन्होंने लगाए लोग, ये जरूर है। लेकिन ये जब से विधानसभा का गठन हुआ तब से यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। पर फर्क ये है कि गोविंद सिंह कुंजवाल जी ने जब लगाए तब सृजित पद थे, मतलब उस समय पद थे वहाँ, उन सृजित पदों के सापेक्ष लगाए। अब का ये है कि विधानसभा अध्यक्ष जी ने पदों के सृजन के बिना लगा दिए, और वित्त विभाग ने उस समय मना किया था कि नहीं, हमारे पास ये गुंजाइश नहीं है कि हम यहाँ नौकरी पे लोगों को रख सकें। लेकिन उस समय तो उन्होंने एडॉक पे लगा दिए, और उसके बाद वित्त मंत्री बन के, आप कॉन्स्पिरेंसी क्या है, जहाँ से नहीं हो रहा था उस विभाग में सेकेंड टेन्योर में मंत्री बन गए, और फिर वित्त मंत्री बन के फिर अधिकारियों के माध्यम से उनको तनख्वाह दिलवा दी, क्योंकि भाई मैं वित्त मंत्री हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि बजट मंजूर करो, इनका तनख्वाह दे दो। तो ये दोनों में फर्क है। अब ये तो आप कह रहे हैं कि फैसला आ गया, फैसला अभी नहीं आया। अंतरिम राहत उन कार्मिकों को दी गई है जो कोर्ट में गए कि भाई हमें स्टे दिया जाए। उनको फिलहाल स्टे मिला हुआ है कि भाई वो तब तक जब तक कि इस पर आगे विवेचना नहीं होती, आगे हियरिंग नहीं होती, क्या सर्कमस्टेंसेस बनते हैं, ये तो न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है कि न्यायालय क्या महसूस करता है। हमें उस पर कहने की हमारी एक लिमिट है, हम वहीं तक कह सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि न्यायालय जो निर्णय करे वो सभी को स्वीकार होगा। लेकिन यहाँ पर भी सरकार ने बिना सोचे समझे आनन फानन में निर्णय कर दिया। अगर निर्णय करना था तो बिल्कुल कमेटी बनाई। कमेटी ने क्या कहा? कमेटी ने सिर्फ इतना कहा कि इनको हटा दीजिए। कमेटी ने ये भी तो कहना चाहिए था कि किसका दोष है, किसका नहीं है। जो बातें मैं कह रहा हूँ कि उस समय पदों का सृजन था, अब पदों का पद सृजित ही नहीं थे, तब भी मतलब नौकरी गलत पर तरीके से नौकरी लेने वाला और नौकरी देने वाला, बिल्कुल तो क्या निश्चित दोनों ही यहाँ पे गलत नहीं हुए? नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूँ दोनों गलत हैं, दोनों तो गलत फिर हैं। सजा सिर्फ एक को क्यों? नहीं, सभी को सजा मिलेगी कहाँ? अब एक को सजा न्यायालय दे रहा है कि भाई उनको रखे या न रखे, लेकिन दूसरे की सजा तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने देनी है ना। उसको क्यों रखा हुआ है? उसको तत्काल हटाए ना मंत्री पद से। उनको मंत्री पद पे बना के रखा है तो वो तो उनकी तो वाह है। और जो वहाँ से भी लूटे गए, मंत्री के द्वारा भी लूटे गए, अब यहाँ नौकरी भी लूट गई, तो ये दोनों तरफ से मर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये सब इसलिए हो रहा है कि सरकार के पास कोई विजन नहीं है। सरकार सिर्फ इसलिए सरकार चला रही है कि उन्हें बहुमत मिल गया, अच्छा बहुमत मिल गया, इसलिए सरकार चला रही है। लेकिन जानकारी का अभाव है, नीतियों का अभाव है, इच्छा शक्ति का अभाव है। उत्तराखंड कि राज्य की स्थापना किन मकसद से हुई, उन मकसदों को जानकारी नहीं इनको कि किस मकसद से हुई, तो इसलिए ऐसा सब हो रहा है। आप बद्री केदार समिति में अध्यक्ष भी रहे हैं, और अभी एक त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो बयान सामने आया है कि चारधाम से जो है आय 0/0 है, सीधा उन्होंने साफ साफ कहा है। और कुछ और तीर्थ स्थल और वहाँ के एग्जाम्पल्स दिए तो बताया कि वहाँ पे जो है प्रॉफिट होता है, लेकिन उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर आय 0 है। आपको लगता है कि वाकई चारधाम यात्रा से सरकार को उतना फायदा नहीं पहुंचता है? देखिए, ऐसा नहीं है कि चारधाम से फायदा नहीं पहुंचता है। अगर हम ये कहें कि सरकार के खजाने में डायरेक्ट पैसा जाए
तो इस नज़रिए से त्रिवेंद्र रावत जी जो कह रहे हैं, हो सकता है कि डायरेक्ट पैसा सरकार पर किसी भी धार्मिक स्थान में, किसी भी धार्मिक स्थान में सरकारों के खजाने में डायरेक्ट पैसा नहीं जाता। मैं शिरडी का उदाहरण दे दूं, मैं तिरुपति का उदाहरण दे दूं, मैं सिद्धिविनायक का उदाहरण दे दूं। किसी भी स्थान से डायरेक्ट सरकार के खजाने में पैसा नहीं दिया, लेकिन वहाँ जितने लोग जाते हैं उन लोगों का वहाँ उस राज्य की इकोनॉमी में बड़ा योगदान होता है। मैं आपको उत्तराखंड के दोनों चारों धामों की बता दूं। मैं अगर कोई व्यक्ति स्टार्ट करेगा हरिद्वार से और वो जाएगा पहले यमुनोत्री, गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ, बद्रीनाथ जाएगा, इतनी जगह जाएगा, तो पेट्रोल भराएगा ना। सरकार पेट्रोल पे सेल्स टैक्स और टैक्सेस लेती है ना, तो वो सरकार के खजाने में नहीं जा रहा है। कहीं व्यक्ति होटल में रुकेगा और बिल वहाँ बनेगा तो वो बिल में जीएसटी लगता है ना, वो सरकार के खजाने में जाएगा ना। वो 15 दिन 20 दिन जितना भी समय उत्तराखंड में लगा रहा है, वो कोई ना कोई सुविधा का उपयोग करेगा, बस का उपयोग करेगा, टैक्सी का उपयोग करेगा, खाने में कहीं होटल का उपयोग करेगा, सोने के लिए करेगा, कहीं घोड़े के लिए करेगा। कहीं ना कहीं यहाँ के नागरिकों का फायदा हो रहा है ना, तो हमें इसको इस रूप में देखने की आवश्यकता है। दूसरी बात, हम देवभूमि के जो हमारे चारों धाम हैं, इनकी तुलना भारत के अन्य धामों से नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि वो धाम 12 महीने चलते हैं, वहाँ 12 महीना खुला है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 महीने ही ये चलता है, और उसमें भी पीक 2-2.5 महीने का रहता है। तो हमारे पास लिमिटेशंस है, समय की कमी है हमारे पास कि हम पूरे 12 महीना ये यात्रा नहीं कर सकते। लेकिन सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि हम इसको और लंबा स्पान कैसे यात्रा का बढ़ाएं। आजकल 5-6 महीने की यात्रा तो तब चलती थी, आज से 300 साल पहले, 400 साल पहले तब भी इतना ही चलती थी। आज तो विज्ञान ने इतना विकास कर लिया है, सहूलियतें इतनी हो गई हैं कि हम इस समय को बढ़ाने के बारे में हमें सोचना चाहिए, तब जाके वहाँ का भला होगा। दूसरा, परिस्थिति के हिसाब से हमें विकास योजनाओं का प्लानिंग करनी चाहिए। मैं उदाहरण के लिए आपको कहूँ, जोशीमठ है। अब जोशीमठ निश्चित रूप में, जोशीमठ का तमाम व्यापार, टूरिज्म बद्रीनाथ की यात्रा पर डिपेंड करता है। करेक्ट। अब सरकार ने जोशीमठ को बाईपास करके रोड बना दी, जोशीमठ साइड हो गया, बाईपास होके। हमने तब भी कहा था कि भाई ठीक है, काम करने का और काम को जो काम करना है उसको लागू करने का अधिकार सरकार के पास है, लेकिन सरकार को लोकल मानसिकता को भी ध्यान में रखना चाहिए, लोकल आवश्यकता को भी ध्यान में रखना चाहिए। और ये जो रोड है ये जोशीमठ को टच करती हुई जाए। लेकिन नहीं भाई, आपके पास बहुमत है, आपकी सरकार है, आपकी जो मर्जी वो कर रहे हैं। तो जोशीमठ से 15 किलोमीटर नीचे पहले ही बाईपास करके नीचे नीचे सीधा बद्रीनाथ के लिए सड़क बन रही है, जोशीमठ साइड में हो गया। तो सिर्फ इस रूप में विकास नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति कितनी जल्दी वहाँ पहुँचे, कितनी जल्दी वापस आए, बल्कि इसको भी ध्यान में लिया जाना चाहिए कि स्थानीय लोगों को उससे कुछ फ़ायदा हो, स्थानीय लोगों का रोजगार चले। तो इसलिए मेरे बड़े भाई त्रिवेंद्र रावत जी ने जो कहा कि उससे उत्तराखंड को कोई फ़ायदा नहीं होता, मैं समझता हूँ कि वो डायरेक्ट पैसा भले सरकार को न जाता हो। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूँ, एक चीज़ मैं अध्यक्ष रहा वहाँ, मैंने भी ये बात महसूस की कि कोई व्यक्ति तिरुपति में अगर 1 लाख रुपए चढ़ाता है तो यहाँ वो 5,000 रुपये में अपने को धन्य महसूस करता है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इसलिए लोगों का हाथ हिचक जाता है कि ऐश्वर्य धाम में तो ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए लोग जो है खुले मन से दान देते हैं, लेकिन मोक्ष धाम में लोग डरते हैं कि मोक्ष ज़्यादा दूंगा तो मुझे जल्दी मोक्ष न मिल जाए, इसलिए जो है हाथ अपने पीछे खींच लेते हैं। लेकिन ऐसा है, भगवान बद्री विशाल सिर्फ एक ही मोक्ष के देवता नहीं बल्कि ऐश्वर्य के भी देवता हैं। भगवान विष्णु का रूप है, और भगवान विष्णु सबको धन धान्य से पूरा करते हैं, लक्ष्मीपति हैं। तो जो लक्ष्मीपति हैं वो सबको ऐश्वर्य भी देते हैं, और लोग खुले हाथ से वहाँ दान देंगे तो निश्चित रूप में इनकम बढ़ेगी। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी की आर्थिक स्थिति जब मैं आया तब में, और जितने साल मैं रहा, कम से कम 6-7 गुने का इजाफा हुआ, 6-7 गुना उसमें इजाफा हुआ। जबकि 2013 की आपदा भी उसी दौरान आई, लेकिन उसके बावजूद 6-7 गुने का इजाफा हुआ। वहाँ बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता थी जो मैंने महसूस किया, उसको आज यहाँ पर बहुत लंबा समय लग जाएगा बोलने में, वो किया। लेकिन वहाँ बहुत कुछ और सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है। अभी तीरथ सिंह रावत का एक बयान जो है काफ़ी सुर्खियों में है, और इससे कहीं ना कहीं एक सियासी बवाली पार्टी के अंदर हम देख रहे हैं। तो ऐसे में कमीशन को लेकर बात करें कि जब से यूपी से उत्तराखंड जो है अलग हुआ, पृथक हुआ, तो तब से जो है मतलब कमीशन जो हमें 20 से नीचे होना चाहिए था, 0 से
जीरो पर जो आना चाहिए था, हम उल्टा 20 से ही शुरू हो गए। और ये मतलब तब से लेकर अब तक की 22 सालों की बात कर रहे थे, इससे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने उनका बयान पढ़ा। मैंने पहली बात तो उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई टाइम का उन्होंने शेड्यूल नहीं दिया कि किस टाइम ऐसा हुआ। उन्होंने ये कहा कि यूपी में हमें विरासत में ये बीमारी मिली थी, जो उनका आशय था। शब्द ये नहीं थे, लेकिन आशय यही था कि ये बीमारी हमें जो यूपी से मिली थी, ये बीमारी लगातार बदस्तूर जारी है। ये उनका आशय था। मैं इसको ये कहता हूँ कि उन्होंने एक बेबाकी से एक बात कही है, और बेबाकी से बात कहना तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि उसका इलाज क्या है वो भी साथ में बताएं। अगर वो इलाज भी साथ में बताते तो ज़्यादा बेहतर होता। और वो तो मुख्यमंत्री रहे, उन्हें तो ये भी बताना चाहिए कि भाई मेरे रहते हुए, मैं भले 2 महीना 4 महीने जितने महीने के लिए भी रहा, लेकिन मैंने इसको महसूस किया और मैंने इसको कम करने के लिए ये किया। अगर वो ये भी बताते तो ज़्यादा बेहतर होता। बाकी इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई राजनीतिक कारणों से उन्होंने बोला। मैं उनको जानता हूँ, वो बड़े बेबाक व्यक्ति हैं और जो उनके मन में आता है वो कहते हैं। इसको इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि वो कोई राजनीतिक कॉन्स्पिरेंसी हो और किसी के खिलाफ उन्होंने बोला हो, इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन राज्य की हकीकत उन्होंने बताई है, इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है और इस पर अमल करके इस बीमारी को समाप्त करने की आवश्यकता है। देखिए, हर एक व्यक्ति इससे परेशान है। मैं विधायक था, अगर आपके पास समय हो तो मैं अपना वाकया बताऊँ। मैं विधायक था, मैंने एक गाँव में एक विधायक निधि दी, और विधायक निधि दी, पंचायत भवन बनना था। पंचायत भवन, जब मैं अगली बार वहाँ गया तो पंचायत भवन नहीं बना था। तो मैंने, जो व्यक्ति उस काम को कर रहा था, मैंने कहा भाई क्यों नहीं बना? तो उसने कहा साहब फलाने ने इतना उसमें कम कर दिया, फलाने ने इतना कम कर दिया। मैं भी नया नया था, ये बहुत पहले की बात बता रहा हूँ मैं, 2002-3 की बात बता रहा हूँ मैं। मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया भाई? जब मैं ऐसी मंशा नहीं रखता तो दूसरा कौन होता है कि ऐसी मंशा? मैं आपको उसका हस्र बताऊं, 5 साल तक वो बना ही नहीं। हम भी परेशान हैं, मतलब जो जनप्रतिनिधि है वो भी परेशान है इन चीज़ों से। सभी चाहते हैं कि इसका हल हो, लेकिन उस हल को निकालने के लिए ऐसी मजबूत सरकार की आवश्यकता है जैसे सरकार अब है। भाई, इनको भरपूर समर्थन है। ऐसा नहीं कि 4 विधायक नाराज हो जाए तो कल सरकार गिर जाए, ऐसी स्थिति नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं इस बात को कि धामी जी के पास एक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए, व्यवस्थाओं को बदलने के लिए आवश्यक जो मजबूत स्थिति होती है पॉलिटिकली सरकार की, वो उनको मिला है और वो व्यवस्थाओं में चेंज ला सकते हैं, लेकिन वो इच्छा शक्ति मुझे दिखती नहीं है। तो इसलिए जनप्रतिनिधि भी इस चीज़ से परेशान है, अधिकारी हावी हैं। अगर उनके मन की होगी तो वही 20% 25% वाला काम होगा, और नहीं होगी तो काम होगा ही नहीं, फिर काम ही नहीं होने। तो उन्होंने जो कहा है, इसको उत्तराखंड को इस रूप में लेने की आवश्यकता है कि हमारी गढ़वाली में एक कहावत है कि जथी डाडे और बैक था कि ये थे गाड़े, मतलब जितना नुकसान हुआ वो हुआ, लेकिन आगे तो ना हो नुकसान। इसलिए इस बीमारी को ठीक करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जैसा आपने कहा कि मतलब उत्तराखंड में अधिकारी ज़्यादा हावी रहते हैं और ये पूरी उत्तराखंड की जनता भी जानती है, तो इस पर कैसे नकेल मतलब कसी जा सकती है? आई थिंक अभी मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं वही इसमें कुछ प्रयास कर सकते हैं। मैं दिल से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने ऐसा प्रश्न पूछा जो मैं चाहता था कि सामने वाला ऐसा पूछे कि ये जो अधिकारी जो हावी होते हैं, इसको कैसे ठीक किया जाए। देखिए, ऐसा है, अधिकारी और ब्यूरोक्रेट और नेता, ये घोड़ा और घुड़सवार वाला पोजीशन है। अगर घुड़सवार काबिल है तो घोड़ा टिरमिर नहीं कर सकता, लेकिन घुड़सवार को घोड़ा चलाना नहीं आ रहा है तो घोड़ा जहाँ जाए कोई भरोसा नहीं, वो नीचे की तरफ चला जाए या ऊपर की तरफ भागे पहाड़ में। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि नेताओं में वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए। देखिए, भारत के संविधान में ये तो आप जानते होंगे कि एक नेता को प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है कि वो कितना पढ़ा हुआ होना चाहिए, लेकिन एक डीएम बनने के लिए एक शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता है। इसलिए संविधान में ये दिया गया कि नेता जनता का प्रतिनिधि है, उसमें जनता के तमाम इंटरेस्ट निहित हैं, जनता के तमाम हित अहित उसमें निहित हैं। वो जो बात कहेगा वो जनता की बात होगी, और इसलिए इसमें शैक्षिक योग्यता नहीं रखी गई है। तो नेता जब कहेगा कि मैं ये चाहता हूं और हमारी जनता ये चाहती है, तो घोड़े को उस लाइन पे चलना पड़ेगा। लेकिन अगर नेता ये पूछेगा कि भाई घोड़े बता किस रास्ते चलना है, तो घोड़ा जिस रास्ते जाए। तो वहाँ ये है कि नेताओं में ये इच्छा शक्ति मैंने उसकी कमी देखी कि नेता ये बताए कि मैं ये कह रहा हूँ और आपको इस रास्ते चलना होगा। इसमें भी मैं एक मेरा अनुभव आपको बताता हूँ।
मैं कोशिश करूंगा कि बहुत शॉर्ट में बताऊं। मैं जब विधायक था, एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि साहब मैं एक विभाग में संविदा पे लगा हूं और मैं संविदा पे रिटायर होने वाला हूं। मैं जब लगा था, यूपी के टाइम की बात थी, मैं जब लगा था और उस समय जिस पोस्ट पे मैं लगा उसमें पद सृजित था और मैं संविदा पे लग गया। जब तक मैं हूं तब तक इस पे दूसरा भी नहीं आ सकता है, मैं नहीं रहना है, लेकिन मैं परमानेंट नहीं हो रहा हूं। तो मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि इसलिए कि जब मैं लगा तब मेरी एज 2 साल क्रॉस कर गई थी, सरकारी सेवा में लगने की एज 2 साल क्रॉस। तो मैंने कहा मैंने उसी को पूछा कि इसका रास्ता क्या है। तो उसने कहा कि अगर मुख्यमंत्री ये लिख दें कि मैं अपने विशेष अधिकार के माध्यम से इसको 2 साल की छूट दे रहा हूँ तो मुझे वो छूट मिल जाएगी। अच्छा। तो मैंने कहा कि इससे किसका अहित होगा? तो उसने कहा किसी का अहित नहीं होगा, क्योंकि इस जगह पे जब तक मैं हूँ दूसरा नहीं आ सकता है। अब मैं चाहे परमानेंट रहूँ चाहे मैं संविदा पे रहूँ। तो मैंने कहा ठीक है। हरीश रावत जी थे मुख्यमंत्री, मैं हरीश रावत जी के पास गया। मैंने कहा कि साहब इसमें आप इसको कर दीजिए, मेरे क्षेत्र का मामला है और इसको कर दीजिए, व्यक्ति मेरे क्षेत्र से संबंधित है, वहाँ का रहने वाला है। उन्होंने कर दिया। तो मैं, वो विभाग था संस्कृति, तो संस्कृति विभाग में आया। संस्कृति सचिव ने गोपन सचिव को लिखा कि मुख्यमंत्री जी के ये आदेश हैं और इसको कैबिनेट की अगली बैठक में प्रस्तुत करें इस प्रस्ताव को। गोपन को लिखा तो गोपन सचिव ने उसमें 2 पेज का नेगेटिव नोट लिख दिया। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद 2 पेज का नेगेटिव नोट लिख दिया। जब मुझे पता चला, मैं वहां गया, मैंने कहा आपने क्या कर दिया? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे को जो ठीक लगा, मेरे को जो उचित लगा मैंने किया। मैंने कहा आप ये नहीं कर सकते हैं, आप ये फाइल को मुख्यमंत्री जी के पास ले जा सकते हैं कि साहब आपने गलत लिख दिया है, लेकिन आप मुख्यमंत्री जी के आदेश पर अपना आदेश नहीं थोप सकते हैं, क्योंकि वो सुप्रीम है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस स्टेट के सुप्रीम है वो, और उन्होंने जो लिख दिया वो आप उनको अनऑफिशियली इस फाइल को ले जाके समझा सकते हैं कि आपने गलत लिख दिया और आपके लिखे हुए को आप ही काटो। आप नहीं काट सकते हो, आप कौन होते हो? तो किस तरह से मतलब तब से ही अधिकारी मतलब मैं ये कह रहा हूं, और मैं आपको बता दूं, मैंने उसी दिन उसी अधिकारी से वो काम करवाया। उसी दिन मैंने कहा आप अपनी कुर्सी के हेड हो, लेकिन मैं उस विधानसभा का हेड हूं और मुख्यमंत्री की पावर को मैं अपने अंदर समझता हूं कि मेरे अंदर भी मुख्यमंत्री की पावर है, और मुख्यमंत्री जी ने जो लिखा है वो आज होके रहेगा। और आपको बता दूं, मामला हरीश रावत जी तक गया। 2 घंटे के अंदर उन्होंने फिर उनको फ़ोन किया और फ़ोन करके उनको कहा कि भाई ठीक है, मैंने कुछ अगर गलत भी लिख दिया आपको मुझे कहना चाहिए था, आप ऐसे कैसे उसमें 2 पेज का नोट मेरे उसके, और नियम है ना, मुख्यमंत्री जी को अधिकार है। तो घुड़सवार सही हो तो घोड़े को सही लाइन पे चलना पड़ेगा। घुड़सवार को ही पता नहीं कि घोड़े को कैसे चलाना है, तो फिर घोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जाएगा ही। ठीक है। एक आखिरी सवाल, अभी शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है और हालांकि नेता प्रतिपक्ष बता ही चुके हैं कि क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहने वाली है विपक्ष की। आपके हिसाब से क्या लगता है आपको कि मतलब किस तरह के मुद्दे रहेंगे इस बार सदन में? देखिए, उत्तराखंड ज्वलंत मुद्दे उत्तराखंड के सामने हैं। हम उन ज्वलंत मुद्दों पे हमारे लोग संघर्ष कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सभी साथी बहुत तैयारी के साथ वहां जा रहे हैं। और ये जितने मुद्दे, जितनी बातें आपने कही, चाहे यूके SSSC हो, मंत्रियों द्वारा नौकरियां बेचने का कारोबार हो, अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, ये तमाम ऐसे मुद्दों को वहाँ पर उठाएंगे। अंकिता भंडारी एक कांड है, हमारे श्रीनगर का एक दूसरा कांड है, ममता बहुगुणा, आपको बता दूंगा, जिसमें कि वो परिवार कह रहा है कि मंत्री के पास हम गए और मंत्री ने कहा कि भाई हमें पता नहीं था कि तुम्हारी बेटी है, नहीं तो मैंने तो हमारे कार्यकर्ताओं के बोलने पे पुलिस वालों को बोल दिया कि इसकी जांच मत करो। ये उस लड़की के पिताजी ने बताया और रिकॉर्ड में है, मतलब सोशल मीडिया पे चल रहा है कि मैं मंत्री के पास गया, मंत्री ने कहा कि मुझे पता नहीं था तुम्हारी बेटी है। हमारे कार्यकर्ताओं ने मुझे कहा, मैंने पुलिस को बोल दिया कि भाई जांच वाँच अब करने की जरूरत नहीं है। क्या है ये सब क्या है? तो इसलिए ऐसे ज्वलंत मुद्दे हमारे सामने हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे साथी बहुत ही जुझारूपन से और तर्कों के आधार पर सरकार को घुटनों के बल लाएंगे। सरकार को घुटनों के बल आना पड़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि धामी जी तक मेरी बात जाए कि साहब सिर्फ ये नहीं होता कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है, बल्कि ये दिखाना भी पड़ता है कि वास्तव में हम जीरो टॉलरेंस की सरकार है। आपके पास इतना बड़ा जनमत है, इतने विधायक हैं, आपकी सरकार को कोई खतरा नहीं। आप भाग्यशाली हैं कि आपको प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त है, आपके सेंट्रल जो आपकी पार्टी का हेड हैं सेंटर में, उनका आशीर्वाद प्राप्त है। आप ऐसे फैसले लीजिए
कि आने वाले समय में लोग आपको याद करें। और इसी प्रकार मंत्रियों के भ्रष्टाचार से अगर आप आंखें मूंद दोगे तो इसमें कोई शक नहीं कि लोग ये मान रहे हैं कि आप भी भ्रष्टाचार की तरफ आपने भी आंखें मोड़ दी हैं। तो इसलिए आपके पास अभी भी समय है कि आप इसको ठीक करिए। चलिए खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आज उत्तराखंड तक से बातचीत करने के लिए और सभी प्रश्नों के अच्छे से जवाब देने के लिए। धन्यवाद सरिता जी, आपको भी और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गणेश गोदियाल, जिन्होंने उत्तराखंड के तमाम जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर अपने विचार रखे और अपनी बातें यहाँ पर आप तक पहुँचाने की कोशिश की। तो फिलहाल इसी के साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।